नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की डेट है 29 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम देखने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट डेमोक्रेसी टॉक। यूएसए के स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन आए हुए हैं, तो उनके द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जानेंगे। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉमन्स, इसमें से एक दो पॉइंट और निकलने वाले हैं मिजोरम और असम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, जो हम ऑलरेडी लंबा अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं। तीसरा आर्टिकल है साइंस ऑफ शूडो साइंस। इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी का नया कोर्स अभी स्टार्ट किया जा रहा है एमए के लिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए, इग्नू में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। तो क्या क्या चैलेंजेज है, सवाल उठाए जा रहे हैं यहाँ पर प्रोफेसर के द्वारा, जानेंगे। इसके अलावा फिर देखेंगे हम आइडिया पेज पे हाउ टू एग्जिट फार्मिंग रिस्क ट्रैप, कि किस तरीके से हम नए जो 3 फार्म लॉज लाए गए हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे फार्मिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। और तीसरा ये जो आर्टिकल है दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैसे हम इम्प्लीमेंटेबल बना सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या सोल्यूशंस हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है, जानेंगे। ठीक है। और लास्ट वन, दिस आर्टिकल इज़ अबाउट मॉडल टेनेंसी एक्ट। इसके बारे में हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है, तो इस आर्टिकल को हम बाद में लेंगे क्योंकि आज वीडियो थोड़ा लेंदी ना हो, इसके लिए ये होल्ड पे रहेगा ये आर्टिकल। ठीक है। जब भी लगेगा कि हाँ जी अब कर लेना चाहिए, कवर कर लेंगे, नहीं फिर संडे को तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा ये। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। फर्स्ट आर्टिकल दैट इज मेकिंग एन ईपी वर्क। आर्टिकल को लिखने वाले राइटर है सी राजकुमार। देखो, पिछले साल जुलाई 29 की बात है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस की थी, जो कि एक पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव के तौर पे माना गया, जिसमें ये था कि किस तरीके से हम हमारी एजुकेशन का फ्यूचर इंश्योर करने वाले हैं, कि कितना वो एक ब्राइट फ्यूचर हम हमारी आने वाली जनरेशन्स को दे पाएँ। देखो, इसमें कुछ रिवीजन हुआ है, कुछ रिवैम्पिंग। रिवीजन का मतलब कुछ चीज़ें जो थी उनको रिवाइज़ किया गया है, रिवैम्पिंग का मतलब कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है जिससे कि हमारे एजुकेशन स्ट्रक्चर को और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मैनर में एक तरीके से एनकरेज किया जा सके। दूसरा, प्रॉपर रेगुलेशन इंश्योर की जा सके और गवर्नेंस भी अच्छे से मेंटेन की जा सके। ऐसे में 21st सेंचुरी की जो एजुकेशनल एस्पिरेशंस हैं, हमारी अभी जो करंट जनरेशन है, आने वाली जनरेशन्स है, उनको पूरा करने के लिए ये एक अपने आप में अच्छा कदम है। ठीक है। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो इस डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आप जिन पोटेंशियल्स को लेकर के दिमाग में लेकर के चल रहे हो कि हाँ जी ये चीज़ हमें करनी है फ्यूचर में, तो वो क्या इम्प्लीमेंट होगी या नहीं, तो हमें कुछ और चीज़ों पर या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पर पब्लिक पॉलिसी मेकिंग को लेकर बहुत सारे इश्यूज उठते हैं। दूसरा, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन तक क्या क्या चैलेंजेस आएंगे वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेकंड। तो जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई है तब से अब तक 1 साल हो गया है, तो अब पॉइंट आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन का। तो हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं उससे पहले हम कुछ ऐसे पॉलिसीज़ के बारे में या ऐसे पॉलिसी फेलियर्स के बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लें जो प्रीवियसली बनाई तो गई पर उनका आउटकम हमें नहीं मिला। देखो, सवाल यह है कि पब्लिक पॉलिसीज़ फेल क्यों हो जाती है। सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि जब भी कभी कोई पब्लिक पॉलिसी आप बनाते हो तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अगर आपने इग्नोर कर दिया ना तो नहीं आप सक्सेसफुल हो पाओगे। ये बात बोली गई है बर्नार्डो म्यूलर के द्वारा। उन्होंने ये कहा कि जब कभी भी कोई पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और कॉम्प्लेक्स आउटकम होता है उसमें। ठीक है। जिसमें आप डाइवर्स एजेंट्स को आप लिंक करते हो, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, गवर्नमेंट हो गई, ये सब मिलकर के अपने ओपिनियन देते हैं। फिर बाद में आप एक कंक्लूडिंग रिमार्क क्रिएट करते हो कि हाँ जी ऐसी पब्लिक पॉलिसी बननी चाहिए। अब आप एक्सेप्टेंस तो आपकी हो रही है, डाइवर्स प्लेटफॉर्म के डिफरेंट इंडिविजुअल या एक्सपर्ट्स हैं और आप बना रहे हो रूल, सिंपल रूल्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इसको आपने क्या कर दिया, इग्नोर। तो पॉइंट क्या है कि आपने कुछ चीज़ें ऐसी कर दी जिन चीज़ों को चलते आप रियलिटी आपको पता है पर उसको आपने इग्नोर कर दिया। ठीक है। यहाँ पर एक ज़रूरत है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की, जिससे कि ये डाइवर्स एजेंट्स की बातें सारे सुनी जाए और उसके बाद में उस पॉलिसी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए। दैट मीन्स सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के साथ में डिसेंट्रलाइजेशन, इसका एक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तब जाकर के आप काम कर पाओगे। नॉर्मली होता क्या है कि आप
प्रिडिक्शन लेकर के चलते हो किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने से पहले कि हाँ जी ये काम ऐसे हो जाएगा, पर एक्चुअल में प्रिडिक्शंस फेल हो जाती हैं जब भी पब्लिक पॉलिसी की बात आए। तो ऐसे में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम पब्लिक पॉलिसीज़ की फेलियर को रोक सकते हैं, कैसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सक्सेसफुल बना सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड अप्रोचेस को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जिसमें देखो सबसे पहली चीज़ तो क्या समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ पब्लिक पॉलिसीज़ आर नॉन लीनियर एंड इमरजेंट। मतलब जो आपने प्लान बना लिया कि हाँ जी एक के बाद में दूसरा ये कदम होगा, तीसरा ये कदम होगा, ऐसे नहीं। पब्लिक पॉलिसी जब भी आप इंप्लीमेंट करो या बनाओ तो उस टाइम पर आप ये देखो कि वो लीनियर प्रोसेस में, लीनियर वे के अंदर इंप्लीमेंट नहीं होगी। वहाँ पर टाइम के साथ साथ में चेंजेस आते रहेंगे और उसके हिसाब से आपको प्लान में चेंज लाना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा प्लान और स्ट्रेटेजी, दो वर्ड्स आते हैं। प्लान का मतलब आपने कर लिया कि हाँ जी मैं तो ये चीज़ करूँगा, अगर ये नहीं हुआ तो प्लान बी है मेरे पास में। और स्ट्रेटेजी क्या कहती है, जिसमें आप टाइम की डिमांड के हिसाब से अपडेट्स लेकर के आओ। तो यहाँ पर चीज़ क्या आ गई, पब्लिक पॉलिसी नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है, और इमरजेंट मतलब टाइम के साथ साथ में वेरिएशन आता है। तो ऐसे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में जो भी एफर्ट्स लगाएं वो माइंडफुल होने चाहिए, साथ कि टाइम के साथ साथ में हमें चेंज लाने की जरूरत हो तो चेंज किए जाए। नहीं तो क्या होगा, 2020 के अंदर आपने पॉलिसी फॉर्मुलेट की, 2025 या 26 तक आप पहुंचे तो पता नहीं कैसा सिनेरियो बना, आपने अपडेट ही नहीं किया उन पॉलिसीज को, तो कहां फिर सक्सेसफुल हो पाएगी वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहली चीज क्लियर। नंबर 2, पब्लिक पॉलिसीज डू नॉट सेटल इन इक्विलिब्रिया एंड आर हार्ड टू प्रिडिक्ट। पब्लिक पॉलिसीज जो है ना, इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स आप कोई साम्य नहीं ला सकते कि हाँ जी हमने इतना इनपुट दे दिया तो इतना आउटपुट आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप जिन लोगों के साथ में इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हो वो खुद लोग अनप्रिडिक्टेबल है। स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर है, इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर क्या, ग्लोबल अगर सप्लाई चेन या डिमांड्स की अगर बात करें तो क्या टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, कैसे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, उसके हिसाब से आपको सेटलमेंट करने में आपको खुद का वेरिएशन लाना पड़ेगा। दैट मीन्स आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कोई भी चीज़ को। ये एक एवोल्यूशनरी मेथड होता है। अगर आपने एवोल्यूशन मतलब टाइम के साथ साथ में जो चेंज आ रहे हैं उनको अगर आपने नहीं ग्रास्प किया तो फिर आपकी प्रेडिक्शंस अगर गलत चली गई तो फिर बाद में पब्लिक पॉलिसी फेल हो जाएगी। तो हार्ड होती है प्रिडिक्ट करने से। थर्ड इज पब्लिक पॉलिसीज इवॉल्व एंड को इवॉल्व। दैट मीन्स टाइम के साथ साथ में पब्लिक पॉलिसीज अपडेट होती चली जाती है, चीजें वही आ रही है मोर और लेस। देखो एवोल्यूशनरी नेचर जो होता है ना, जब किसी भी पॉलिसी का या हम पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो यहां पर अटेम्प्ट करने चाहिए कि हाँ जी क्या रियलिटी है और उनके हिसाब से ही पब्लिक पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन को भी चेंज किया जाए या फिर वेरिएशन लाए जाए। फिर नेक्स्ट बोला जाता है कि पब्लिक पॉलिसी जो है वो कॉग्निटिव बायसनेस का इफेक्ट इसके ऊपर देखा जाता है। पब्लिक पॉलिसीज आर सब्जेक्ट टू कॉग्निटिव बायसनेस, मतलब कि जब कभी भी कोई आप डिज़ाइन करते हो पब्लिक पॉलिसी तो उस टाइम पर कुछ डोमिनेंट थिंकिंग होती है, ठीक है, उसका असर आपको देखने को मिलता है। अब उससे आप क्या दिमाग लगाते हो कि आज के टाइम पे, जैसे 2020 में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो उस टाइम पे क्या दिमाग लगाया, उस टाइम पर जिस तरीके की सरकार है, जिस तरीके की आइडियोलॉजी पे गवर्नमेंट चल रही है, उस आइडियोलॉजी का असर आपकी पब्लिक पॉलिसी पे देखने को मिलेगा। और उसी के हिसाब से आप क्या चाहोगे कि पॉलिसी जो है वो एक रैशनल चॉइस थ्योरी क्रिएट करे। दैट मीन्स कि आने वाले टाइम पर उसी हिसाब के सोच के हिसाब से एजुकेशन कंटिन्यू की जा सके। साथ में जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है उसमें ये हो कि हाँ जी ह्यूमन बिहेवियर है वो इसी डोमिनेंट थिंकिंग को फॉलो करता हुआ दिखाई दे। पर राइटर यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं ये प्री एग्जिस्टिंग जो बायसनेस है या फिर जिसको हम प्रिजुडाइज बोल सकते हैं या ओपिनियन है, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका असर इनका इन्फ्लुएंस जो है पीपल बिहेवियर पे दिखाई देता है। पॉइंट क्या आ गया यहाँ से निकल के कि पब्लिक पॉलिसीज जो है वो कॉग्निटिव बायसनेस से इफेक्टेड रहती है। मतलब कि किस तरीके की आइडियोलॉजी अभी चल रही है, किस तरीके के सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, उसका असर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो फिर बाद में टाइम के साथ में आपको वेरिएशन करने की जरूरत पड़ी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर बाद में पब्लिक पॉलिसीज जो हैं दीज आर सब्जेक्ट टू रीएक्टिविटी एंड लुकास क्रिटिक। दैट मीन्स कि पब्लिक पॉलिसीज आप इंप्लीमेंट करने के लिए जब भी जाओगे तो वहां पर बहुत सारे ऐसे एम्पेरिकल क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको आंसर्स ढूंढने हैं। मतलब कि आपने थ्योरेटिकल तैयार कर लिया एक फॉर्मेट कि हाँ जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसा ऐसा हम इंप्लीमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट तैयार हो गया बड़ा सारा,
फिर जब आपने इंप्लीमेंट करने की शुरुआत की तो उस टाइम पर आप देखोगे एम्फेरिकल क्वेश्चन, मतलब कि आप प्रैक्टिकली अप्रोच में देखोगे कि वाकई में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ये देखो, इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट लुकास ने अपनी तरफ से अपने काम में बोल दिया था कि भाई जब आप इंप्लीमेंट करते हो ना पॉलिसी को, तब आपको पता पड़ता है कि हमें कई बार ऑल्टर करना पड़ता है पॉलिसी को, और वो ऑल्टर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ओपन माइंडेड रहना होगा, जिससे कि एम्पेरिकल क्वेश्चंस के बारे में हम सोच सकें जो भी प्रैक्टिकल अप्रोच आपके सामने आ रही हो। तो ये जो इकोनॉमिस्ट लुकास थे, इन्होंने क्या किया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पॉलिसी मेकिंग जब भी की इन्होंने, तो इन्होंने ये कहा कि जब भी आप हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस के ऊपर आप प्रेडिक्शन लेकर के चलते हो तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। फ्यूचर में जो कुछ वेरिएशन, जो भी चेंजेज आएंगे वो और हो सकता है कि आपके लिए चैलेंजिंग हो सके। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है, तब जाकर के पब्लिक पॉलिसी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो पाएगी। ठीक है, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी को रिकॉग्नाइज करना हो गया, आप एक मॉडल की तरफ काम करते चले जाओगे जिसमें उस मॉडल को फॉलो करने से आपके चांसेस ये हो जाएंगे कि पॉलिसी आपकी फेल ना हो, साथ में पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी कि हाँ सक्सेस आप गेन कर सको। इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, या फिर एंटायर लीडरशिप जो कि रेगुलेटरी बॉडीज में अपना रोल प्ले करती हैं, वो इन सारे मुद्दों को एड्रेस करने की कोशिश भी कर रही है पिछले 1 साल से, जो कि बहुत ही वेलकमिंग डेवलपमेंट है कि चलो ठीक है कि एक ओपन माइंडेड गवर्नमेंट है जो ये एम्फेरिकल सिचुएशन, दैट मीन्स कि प्रैक्टिकली जब से 1 साल हो गया है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होते हुए, मतलब एक तरीके से रिलीज होते हुए, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनको टाइम टाइम पे अपडेट भी किया जा रहा है, चेंज भी किया जा रहा है। तो राइटर यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ 5 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स मेरी तरफ से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस किए हैं, मोर और लेस उन्हीं में एडिशन होगा। तो बोलते हैं कि इनको अगर हम प्रॉपरली फॉलो कर लेंगे ना, तो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो नेचर है ना कॉम्प्लेक्सिटी का, कि इंडियन एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। चाहे आप लैंग्वेज की बात कर लो, कई 3 लैंग्वेज फार्मूला के सिस्टम की प्रॉब्लम आती है, तो कहीं पर कोई रीजनल इशू की बात आ जाती है, कोई कल्चरल इशू की बात आ जाती है, कहीं ज्योग्राफिकल इश्यूज़ की बात आ जाती है, कहीं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात आ जाती है। ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बढ़ा देती हैं। तो ज़रूरत क्या है कि एक न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दो, जिसको बोला जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कमीशन। उसका काम क्या होगा, केवल और केवल एक, एक्स्ट्रा बर्डन मत दो, केवल एक काम, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाओ, कैसे भी करके पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो पब्लिक ऑफिशियल्स की, जिससे कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ हो तो उनको चेक एंड बैलेंसेस के बेसिस पे करेक्ट किया जा सके। ठीक है, इससे क्या होगा, टाइम पे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक ऑफिशियल्स की आपने इंश्योर कर दी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने से वो डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक ये चीज हो गई। तीसरा सजेशन यहां पर राइटर दे रहे हैं कि हम एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्टैब्लिश कर दें, जैसे कि जो स्टीयरिंग कमेटीज हैं या फिर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या यूजीसी, ये जो या सेंट्रल लेवल की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनको आप एम्पावर करो, जो कि इस पब्लिक पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करें। ठीक है, यहां पे मॉनिटरिंग हो गई, यहां पर चेक एंड बैलेंस होगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी, और यहां पर आप बात कर रहे हो किसकी, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो कि पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाएगा। ठीक है, तो 3 चीजें क्लियर। चौथी, आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेल कराओ, क्योंकि अगर कहीं पर भी कोई भी पॉलिसी फेल होती है ना, उसके पीछे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दैट इज कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट्स, कमी होती है ना तब। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखो अपनी तरफ से वैसे तो कर रही है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक फंडिंग प्रॉपर प्रोवाइड की जाए, पर इसके लिए और भी तरीके हैं, जैसे कि स्पेशल पर्पज व्हीकल स्टैब्लिश कर दिए जाएं। इसमें क्या हो कि हाँ पर्टिकुलर फोकस ही केवल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, आप इसके अंदर जो प्राइवेट फिलेंथ्रोपिस्ट जो होते हैं, समाज कल्याणकारी जो लोग होते हैं, उन लोगों को आप एनकरेज कर सकते हो, जिससे कि पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग प्रोवाइड करो, साथ में टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर प्रेज किया जा रहा है। साथ में जो भी डिले होता है ना पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में, उस डिले को अवॉइड किया जाए। 5वां जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, या फिर वो इंस्टीट्यूशंस जिनको हमने हाईलाइट किया है कि हाँ वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में इंडिया को कंसिडर करवाएंगे, उन इंस्टीट्यूशंस को आप और ज़्यादा प्रमोट करो। ठीक है, उन इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंसी दो, ऑटोनॉमी दो, जो ऑलरेडी दी हुई है उसको कंटिन्यू रखो। ठीक है,
इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो विजन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कि इंडिया जो है वो विश्व गुरु बन रहा है, तो वो चीज़ हम इंश्योर कर पाएंगे। इससे क्या होगा, देखो जो पोस्टेरिटी है, दैट मीन्स हमारे आने वाले जो सक्सेसर्स हैं वो सेलिब्रेट करेंगे इंडिया की इस हिस्टोरिकल मोमेंट को, जिसमें एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया आपने और आने वाली जो करंट 21st सेंचुरी इसकी एस्पिरेशंस को फुलफिल किया। तो इसी चीज़ के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। अब बात यह है, बातें तो हमने बहुत कर ली, क्या हम इन बातों के ऊपर चल पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ टू एग्जिट फार्मिंग रिस्क, कैसे हम फार्मिंग में जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। आर्टिकल को लिखा है नियामयी एम मेहता के द्वारा। देखो फार्म प्रोटेस्ट का आपको पता ही है, 3 फार्म लॉज लाए गए थे। उन 3 फार्म लॉज को रोकने के चक्कर में फार्मर्स ने लगातार प्रोटेस्ट किया। और इन 3 फार्म लॉज की अगर बात करें तो एक तो कॉर्पोरेट फार्मिंग है उसको प्रमोट करना था कि हाँ प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए। दूसरा ये था कि एपीएमसी मंडीज़ के अलावा भी कहीं पे भी अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कोई सेल करना चाहे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आए। और तीसरा असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत कुछ चेंजेस लेकर के आना, जिसमें कि जो स्टॉकिंग अगर करनी हो तो स्टॉकिंग के ऊपर लिमिट ना लगाया जाए। पॉइंट क्या है कि अल्टीमेटली डर ये था फार्मर्स का कि जो कॉरपोरेट्स हैं वो फार्मर्स का राइट है उसको टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या हुआ था, पंजाब में आपको पता है रिलायंस के जो टावर्स थे वो उखाड़ के फेंक दिए और रिलायंस ने अल्टीमेटली क्या अनाउंस किया कि भाई हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी खेती के अंदर, हम इन्वेस्ट करेंगे, आप फालतू में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज मत करो। ये चीज़ उन्होंने बोली। तो राइटर यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि एक बार आप पास्ट में एक बार चल के देखते हैं कि कैसे जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो काम करती हैं, या जो हमारा एक्सपीरियंस उस पर देखें, और कैसे एक पब्लिक कंपनी काम करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर ट्रेडर की तरह आई थी, पर उन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिकल पावर के तौर पे अपनी मसल्स को यहाँ पर एक्सरसाइज किया और इसके चलते क्या हो गया, उन्होंने सारी पकड़ अपने हाथ में बना ली और हमारे फार्मर्स को यहाँ पर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। और वो एक्सप्लॉइटेशन का जो डर है वो आज तक भी हमारे दिमाग में है। शायद इसी वजह से हमारे जो फोर फादर्स हैं उन्होंने फिक्स किया था, शायद नहीं फिक्स है ये बात, कि भाई हमारे कॉलोनियल इश्यूज बहुत सारे रहे हैं, हमें 200 सालों तक शोषण किया गया हमारा, तभी तो हमने क्या किया, हम प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल ज़्यादा एम्पावर नहीं होने देंगे। नहीं तो क्या है, ट्रेडर की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और फिर वो आकर के हमें परेशान कर गई। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन से हम थोड़ा दूर रहे, हमारी इकोनॉमी थोड़ी क्लोज थी 1990 से पहले की अगर बात करें तो। आज जितनी ओपन है उतनी नहीं थी। आज जिस तरीके से यूएसए की कंपनीज इंडिया में ट्रेड करती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पर आती है और इंडियन कंपनीज इंटरनेशनली जाकर के मार्केट एक्सप्लोर करती है, पहले नहीं था इतना। ठीक है, तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो घाव था वो चल रहा था। पर आप एक बार प्राइवेट सेक्टर में जो फर्म्स काम करती हैं एक बार उनको देखो, वो किस पे काम करती है, मार्केट इकोनॉमी पे। और उनमें वो सक्सेसफुल कौन सी होती है, जो एफिशिएंटली मार्केट रिस्क को मैनेज कर सके, प्रोडक्टिविटी जिनकी अच्छी होती है। दूसरी तरफ अगर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करो, पीएसयूज की, वो तो भाई 12 महीने केवल घाटे में चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर केवल और केवल क्या है कि पॉलिटिकल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए, अब हमने देखा अभी कल परसों की जो एक आउटकम था, रिसर्च था, कि किस तरीके से ये कहते हैं ना पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेने के चक्कर में ये जो जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों को पार्क कर दिया जाता है कहाँ पर, ले जा करके पीएसयूज में। और जो रूलिंग पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसी रूलिंग पार्टी के एसोसिएटेड लोग ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के तौर के ऊपर पीएसयूज में काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, वो केवल और केवल नुकसान का काम करती है और कुछ ही नहीं करती है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर लगातार प्रोडक्टिविटी को अंडरमाइन करता चला जा रहा है। और इसी का रिजल्ट क्या रहा था कि हमें आउटकम मिला था 1990 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, और पीएसयूज बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हो गई थी। देखो शुरुआत होती है कब, जब एक नेशनलाइजेशन का एक शुरुआत की जाती है। हमारे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये कहा था कि हम फार्म कलेक्टिवाइजेशन पे काम करेंगे। ये फार्म कलेक्टिवाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, यूएसएसआर का है। अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक नहीं पढ़ी तो एक बार प्लीज़ आप उसको पढ़ना। ठीक है, उस बुक के अंदर फार्म कलेक्टिवाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता पड़ेगा कि फार्म्स को, नहीं ये 9th क्लास की हिस्ट्री में है, रशियन रेवोल्यूशन की बात है ये। ठीक है, और थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो बुक है
पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास 12th की है उसमें भी है, और 9th क्लास की जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक है उसमें भी है ये। तो फार्म कलेक्टिवाइजेशन में क्या था कि छोटे बड़े खेतों को मिला करके बोला एक बड़ा खेत बना लो भाई, और ये सरकारी खेत हो गया। अब इस सरकारी खेत के ऊपर खेती करने के लिए सरकार अपॉइंट कर देगी कुछ फार्मर्स को। घाटा क्या था इस चीज़ से, ये कि सरकार के ही फिर नौकर बन के रह जाते फार्मर्स, और एक जो खुद की प्रोडक्टिविटी थी वो अचीव ही नहीं कर पाते। क्यों? कि कोई 5 घंटे मेहनत कर रहा है उसको भी 5,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं, और जो कोई 10 घंटे काम कर रहा है उसको भी 5,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं। तो भाई क्यों कोई 10 घंटे मेहनत करेगा, बर्बादी की तरफ गए कि नहीं। एग्जैक्टली इसी चीज को अपोज किया गया था स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इसका सी राजा मोहन क्या है यार, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, जो राजगोपालाचारी थी, राजा जी जिनको बोला जाता है, मद्रास के सीएम भी रह चुके हैं वो, तो उन्होंने ये स्वतंत्र पार्टी स्टैब्लिश की थी। स्वतंत्र पार्टी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में। एक स्टेटमेंट था कांग्रेस की स्वतंत्र पार्टी की स्टैब्लिशमेंट से इससे संबंधित। ये जहां तक मुझे ध्यान है, इसकी इंडियन पॉलिटिक्स वाली जो बुक है ना, वही क्लास 12th की, उसके अंदर इस पार्टी के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो होता क्या है, फार्म कलेक्टिवाइजेशन के एफर्ट्स डाले जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पर उन एफर्ट्स को वहां पर बंद कर दिया कि भाई फार्मर्स को आप क्यों नेशनलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हो, सरकारी क्यों बना रहे हो खेतों को, वहां पर अगर अच्छे से काम नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा। उसका क्या रिजल्ट रहा कि थोड़ा बहुत बच के रह गए हमारे फार्मर्स, ठीक है, अब या फिर फार्मिंग सेक्टर जो है वो बच के रह गया। अब आप देखो कि जब से इंडिया एक स्टेट के तौर पे इमर्ज होकर के आया, मतलब इंडिपेंडेंट हुआ, फूड सिक्योरिटी के नाम पे कितना फार्मर्स से हम खरीदते हैं उतना खरीदा, बाकी फार्मर्स को बिल्कुल छोड़ दिया। इसके अलावा जो कुछ भी सरकार खरीदती है तो उसके बदले में सरकार कुछ ना कुछ वहां पर फिक्स भी करके रखती है, ठीक है। आप देखो 13 सेंट्रल और बहुत सारी स्टेट मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं, एजेंसीज काम कर रही है इन फार्मिंग सेक्टर के लिए थोड़ा बेटरमेंट करने के लिए। नाम तो बेटरमेंट है पर अभी तक कुछ अच्छा कर नहीं पाई है, ठीक है। जैसे कि रूरल प्रॉपर्टी राइट्स को ध्यान में रखने के लिए कि हाँ जी वहाँ पर गाँव के अंदर प्रॉपर्टी है वो किसकी क्या रहेगी, पट्टे वट्टे इशू करना उनका काम। दूसरा लैंड यूज और लैंड सीलिंग कि कितनी साइज हो सकती है मैक्सिमम खेत की, ठीक है, और ज़मीन का यूज़ आप एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे में करोगे तो क्या कंडीशंस है। कमोडिटी प्राइस, गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसके लिए आप क्या प्राइसेस देने वाले हो। इनपुट सब्सिडी या टैक्सेशन की बात कर लो, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं लगता, नंबर 1। इनपुट सब्सिडीज़ की बात करो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी चाहे फर्टिलाइजर, वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे कोल्ड चेन की बात करो, चाहे सीलोज की बात करो, या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फूड ग्रेन इकट्ठा किया जाता है उसके लिए। प्रोडक्शन क्रेडिट लोन की व्यवस्था, मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट एपीएमसी मंडीज इनकी व्यवस्था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस सिस्टम की बात आप करते हो, अंत्योदय योजना इनकी स्कीम की बात करते हो, रिसर्च एजुकेशन इनकी बात करते हो, नए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है वो तैयार करना हो गया, और एक्सटेंसिव सर्विसेज। ये सारी चीज़ों के अंदर आप देखो स्टेट का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, स्टेट का मतलब सरकार का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो रिजल्ट क्या है, एक सफोकेटिंग रिजल्ट निकल के आ रहा है। कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज का इंटरवेंशन कि आप करना क्या चाहते हो, इंप्लीमेंट हो क्या रहा है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में भी बहुत ज़्यादा मुद्दों में खींचतान लगी रहती है। रिजल्ट क्या निकलता है, कुछ पुअर और आप देखोगे वेरिंग लेवल के आपको आउटकम मिलते हैं, ठीक है। देखो इरिगेशन की बात करें, आज 50 साल हो गए ग्रीन रेवोल्यूशन को आए, 1967 के लगभग आ चुकी थी, 1960 से आना शुरू हो गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी तक भी हमारे एग्रीकल्चर लैंडस्केप की अगर बात करोगे ना तो प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ही कम है। इसके अलावा जो वेरिएशन है क्रॉप यील्ड का कि एक बीघा ज़मीन के ऊपर कितनी खेती होती है, कितना अनाज उपजता है, वो भी आप देखो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। फूड सिक्योरिटी की बात करें, इसको इंश्योर करने के लिए आप फार्मर्स को वो तो कर देते हो कि हाँ जी हम आपसे इतना ये एमएसपी फिक्स कर दी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके ऊपर हम खरीद लेंगे। तो राइटर यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं चाहे फार्मर्स हो, चाहे हाउस होल्ड्स हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे फर्म्स हो, या इन सब की बात करें या फिर स्टेट सरकार खुद हो, इन सब की वेलफेयर के लिए आपने जो कुछ भी किया है उसमें रिस्क तो ज़्यादा है और आउटकम कम दिखाई दे रहा है। जैसे अभी एमएसपी की बात ही ले लो, बोला एमएसपी आपने जब से इंट्रोड्यूस की है तब से लेकर अब तक फार्मर्स की प्रोटेक्शन तो की आपने, ठीक है, पर वो एक लेवल तक ही हो गई। फार्मर अपने आप को अगर एक्सपेंड करना चाहे और एनकरेज करके और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहे तो वो 10 बार सोचता है, ठीक है, कि हाँ जी इतना ही तो मैं बेच पाऊंगा, इससे ज़्यादा मेरे से कोई खरीदेगा नहीं, तो वो फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता।
साथ में आप सब्सिडीज अवेल कराते हो, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी मिलती है। ये देखो कि जो राज्य सरकारें हैं, ये तो हर चुनाव से पहले क्या होता है, हाँ जी फार्मर्स का पूरा बिल ही माफ़ कर देंगे हम, तो उससे क्या होता है, वो बिजली का ओवर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका रेपरकशन क्या है, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन। वो मैंने एग्जांपल बार बार बोल दिया, ज़रूरत है 1 बकेट की और निकाल दी 20 बकेट पानी की ग्राउंड वाटर से, तो वो वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या है, मिस यूजेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखो क्रॉप प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स के लिए इन्होंने, राइटर बोल रहे हैं कि मैंने 734 डिस्ट्रिक्ट्स की स्टडी की 2000, आप देखोगे यहाँ से 1998 से 2018 तक की, और उसके पहले का भी ट्रेंड थोड़ा बहुत आइडिया था। और उसमें 4 मेजर क्रॉप्स पे हमने ध्यान दिया, वो थी राइस, व्हीट और मेज और कॉटन, इन 4 के ऊपर। और फिर उसके हिसाब से हमने जोग्राफिकल वेरिएबिलिटी कि कहाँ कहाँ पर क्या वेरिएशन आ रहा है, उसको हमने ध्यान में रखते हुए, और साथ साथ में कौन से रीजन में क्या रिस्क है वो भी हमने एडजस्ट किया। फिर उसके हिसाब से हमने आउटकम निकाले, और वो आउटकम जो थे वो कुछ इस तरीके से हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। नहीं, इन्होंने 1966 से 2018 तक का बताया है, मैं 1998 बोल दिया था उस टाइम पे। तो बोलो ज्योग्राफी में जो वेरिएशन थे, फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट जो थे, उनके बेसिस पे हमने ऑल इंडिया लेवल के ऊपर चेक किया कि रिस्क टू रिटर्न, कि आपने कितना रिस्क लिया और कितना आपको रिटर्न मिला, उसको हमने चेक किया। तो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली हमें इफेक्ट्स मिले यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले हमने ध्यान दिया राइस और व्हीट पे, कि राइस और व्हीट की कल्टीवेशन कहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर कितना रिटर्न मिल रहा है। सबसे पहला जो लेसन इनको मिला वो ये कि राइस और व्हीट यील्ड्स की अगर बात करें, प्रोडक्शन की अगर बात करें, एक पर्टिकुलर एरिया पे एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें पंजाब और हरियाणा में जितना राइस और व्हीट की यील्डिंग आ रही है ना, उसके कंपैरिजन में रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर देखें, रेस्ट ऑफ द कंट्री में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गैप है। अभी तक सबसे पहले आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट होनी शुरू कहाँ हुई थी, यही पंजाब हरियाणा वाला रीजन, तो इन्होंने तो बहुत फायदा उठाया है। पर बचे हुए जो दूसरे स्टेट्स हैं, वहां पर इन दोनों की जो कल्टीवेशन है, उसका जो आउटकम है वो बहुत ही कम है। दैट मीन्स रिस्क जो है वो ज़्यादा है और रिटर्न है वो है कम। ये चीज़ बोलो बहुत ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा है, एक तो ये पॉइंट। अब आप देखो कि राइस और व्हीट ये 2 इंपॉर्टेंट हमारे स्टेपल फूड्स हैं, और इनके लिए एमएसपी सरकार आंख मीच के डिक्लेयर करती है हर साल, सबसे ज़्यादा इन्हीं की एमएसपी होती है। तो बोले दोनों चीज़ों की आप एक बार देखो कि जो एग्रीकल्चर है उसमें हमने ये पैटर्न देखा, ठीक है। दूसरा कि अनइवननेस बहुत ज़्यादा थी, जो कॉमन गुड्स है, जैसे कि इरिगेशन की बात करो, रोड की बात करो, या पावर की बात करो, या कुछ और सेगमेंट जो कि खेती में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते हैं। तो इन सबको जब हमने चेक किया तो मार्केट की फंक्शनिंग भी हमें बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिले, एग्रीकल्चर लैंड के यूसेज में भी बहुत ज़्यादा चेंज मिले, क्रॉप की बात करो, इनपुट्स की बात करो तो उनमें भी आप देखो, लेबर रिफॉर्म्स की बात भी करें, एजुकेशन की बात करो, रिसर्च की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, बोलो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिला, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मेन था वो कि जो आइडिया की मोबिलिटी और टेक्नोलॉजी की जो ज़रूरत है, वो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा देखने को मिली हमें। इससे क्या हो गया कि जो यील्ड है डिस्ट्रिक्ट्स के अक्रॉस वो बहुत कम मिली, प्रोडक्टिविटी हमें बहुत कम मिली। इसका मतलब क्या हो गया, इंक्लूजन बहुत कम है, ठीक है। एक ही आउटकम आ रहा है, अनइवननेस है किनके प्रोविजंस में, पब्लिक गुड्स में, ये कॉमन गुड्स जो हैं, ठीक है। अभी भी आप देखो मानसून पे डिपेंडेंट एग्रीकल्चर हो रही है, ठीक है। इंडिया में अभी भी मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर होती है। क्यों जी, क्यों रिसर्च नहीं हुई प्रॉपर, क्यों इंप्लीमेंटेशन नहीं हुए टाइम पे, क्योंकि मार्केट फोर्स प्रॉपर काम नहीं करा, कंपटीशन था ही नहीं, ठीक है। और कंपटीशन नहीं होगा तो फिर आउटकम नहीं निकलेगा। तीसरा जो आउटकम है, लेसन है, वो ये कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम की हम बात करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि आप एक एक डिस्ट्रिक्ट, अभी 734 फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स की इन्होंने बात की यहाँ पर, बोले 734 डिस्ट्रिक्ट्स के अगर अलग अलग एग्रीकल्चरल मॉडल अगर तैयार हों, इससे क्या होगा कि वो फिर अपनी ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल सारे इश्यूज को ध्यान में रख करके फिर बाद में वहां पर वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करेंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस और बेस्ट पॉलिसीज जब लोकल इश्यूज को ध्यान में रख करके बनाई जाएगी ना, तब जाकर के इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो बेनिफिशियल हो पाएगी। प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पर कि जो आप देखो इंडियन एग्रीकल्चर जो है इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड एफर्ट्स लगाए गए हैं, डिफरेंट एग्रीकल्चर मॉडल लगाए गए हैं 734 में। अब इनके बीच में अगर प्रॉपर इंटीग्रेशन ला दिया जाए, ठीक है,
इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि आप एक दूसरे के मॉडल से लर्निंग करो और फिर बाद में इंप्लीमेंट करो। मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया था, करेक्ट कर लेना। कि आप जो 734 फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट में जो एग्रीकल्चर मॉडल्स हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को कन्वर्ज करा करके एक सेंट्रलाइज मैनर में आप मॉडल तैयार करो, फिर उस मॉडल के लिए उनको फेवर प्रोवाइड करो फार्मर्स को, उससे आपको आउटकम अच्छा मिल सकता है। क्योंकि नहीं तो वही बात, फ्रेगमेंटेड मैनर में छोटे छोटे खेतों में अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर बाद में वही हो गया भाई तुम ही तुम्हारा अपने हिसाब से मैनेज करो, हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरत क्या है, फंडामेंटल रिफॉर्म्स को लाने की। इससे क्या हो जाएगा, फार्मर्स में ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलिटी आएगी, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की एक्सेप्टेंस आएगी उनके अंदर, और कंट्री में रिसोर्सेज जो हैं उनको हम ज़्यादा से अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हाउस होल्ड ट्रैप हो चुके हैं, जो हाउस होल्ड ट्रैप हो चुके हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसे में एक ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए और कमांड होनी चाहिए सेंटर में। इससे क्या है, इसका फायदा देखो कि पंजाब के किसानों के कंपैरिजन में असम के जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट और मिलना शुरू हो जाएगा, और पंजाब के मॉडल का फायदा असम को मिलेगा और असम के मॉडल का फायदा पंजाब को मिलेगा। मतलब क्या हो गया, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके यहां पर। ठीक है, तो एक ये लेसन यहां से क्या निकल के आ गया कि डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। रियल प्रॉमिस जो हो वो डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, एक कन्वर्जेंस लेकर के। ठीक है, कि अलग अलग मॉडल से लर्न करो और एक स्टेट दूसरे स्टेट को फायदा मिले। एग्रीकल्चर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट बना दिया। अब स्टेट सब्जेक्ट के चलते पंजाब अपने हिसाब से ग्रो कर रहा है और क्या नाम है इसका, असम अपने हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो बोले इनके बीच में आइडिया एक्सचेंज हो जाएगा ना, तो आउटकम अच्छा मिल जाएगा। चौथा पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हम डिफरेंट सब्सिडीज देते हैं या फिर मिनिमम प्राइस की गारंटी देते हैं, एमएसपी की बात हो रही है और सब्सिडीज की मैं आपको बता चुका हूँ, और अलग अलग प्रोक्योरमेंट स्कीम आपने चला रखी है। इसमें आप क्या करते हो कि फार्मर्स को आप सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात करते हो, बट रियल सेंस में आप देखो कि प्रॉब्लम जो है उसको आप एड्रेस ही नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है भाई, प्रोडक्टिविटी लेवल अच्छा होना चाहिए। रिस्क कितना है एग्रीकल्चर में, अब की बार मॉनसून अच्छा नहीं आया तो बोले खेती अच्छी नहीं होगी इंडिया के अंदर। अब आप एक चीज़ बताओ, सारी चीज़ें अगर मॉनसून डिपेंडेंट हो गई तो फिर बाद में कैसे एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को कोई रेम्यूनरेटिव समझेगा और कौन अट्रैक्टेड फील करेगा। आपको वहाँ पर डिग्रेडेड वाटर रिसोर्सेज को करेक्ट करना होगा। सब्सिडीज जो है उनका गलत फ़ायदा ना उठाया जाए या फिर मिसयूज़ ना हो, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोर हो, हेल्थ रिस्टोर हो, और क्लाइमेट को हमें ध्यान में रख करके फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बोले ये लेसन हमने देखे, इनको करेक्ट करना ज़रूरी है। तो देखो, हाउस होल्ड्स को सपोर्ट करना और पॉलिसी जो आप बना रहे हो उनको इन सारी रियलिटीज़ को ध्यान में रख करके आप बनाओ। ठीक है, राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि वीट एंड राइस का चार्ट अगर आप एक बार देखो और साथ में कॉटन और मेज का अगर चार्ट आप देखो, तब आपको गैप समझ में आएगा कि वाकई में कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मैनर में काम करने की ज़रूरत है हमें। देखो, राइस और वीट का यहाँ पर देखो रिस्क, यहाँ पर बताया हुआ है रिस्क टू रिटर्न। रेस्ट ऑफ इंडिया में जहाँ जहाँ पर भी चावल और गेहूं की खेती होती है वहाँ पर रिस्क कितना ज़्यादा है, जबकि पंजाब और हरियाणा में आप देख लो कम है। ठीक है, दूसरी तरफ कॉटन की अगर बात करें या मेज़ की अगर बात करें, वहाँ पर मोर और लेस ऑल ओवर इंडिया आपको सेम सा मिलेगा ट्रेंड। तो भाई आप इस तरीके की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को क्यों नहीं अपनाते हो। और दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि राइस जो है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। अब आप वहाँ पर 20 लीटर पानी का यूज़ करके या पता नहीं कितना 2000 लीटर पानी का यूज़ करके 1 किलो चावल तैयार कर रहे हो, तो 2000 लीटर पानी आप बेच रहे हो। सोचो, फिर हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारा। फाइनली 3 फार्म लॉज हैं, बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ में लाए गए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में आने चाहिए थे, पर वही चीज़ है कि अभी तक आए नहीं। अब जा करके वो रिफॉर्म्स लाए। इकोनॉमिक रिफॉर्म आपको पता है 1991 में आ गए थे, तो बोले तब से लेकर अब तक ये रिफॉर्म्स आने ड्यू थे, अब आए हैं। तो इसमें इंडियन एग्रीकल्चर को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने में ये बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें ऐसी कंड्यूसिव कंडीशंस क्रिएट करने की ज़रूरत है जिससे कि ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो और जो रिस्क है वो इंडियन एग्रीकल्चर में हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, साथ में लैंड रिसोर्स या फिर आप इनपुट्स, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल फॉर्म्स, इनकी अगर बात करें तो फार्म्स के अंदर इन पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। स्टेट जो है वो सब्जेक्ट को अभी कंटिन्यू क्या कर रहे हैं,
एक हाउस होल्ड, वही बात है, स्टेट सब्जेक्ट बन के रह गया फार्मिंग। उसके अलावा वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स है वो सारी चीज़ों में रोल कौन प्ले कर रहा है? केवल और केवल गवर्नमेंट। फिर भी अभी फार्मर्स जो है क्यों प्रोटेस्ट करते हैं जी, क्यों रोड पे आना पड़ता है उनको? तो एक बार फार्मर्स को आप एक कहते हैं ना इंफॉर्मेटिव बनाओ, ठीक है, उनको मोबिलाइज करो, ठीक है। फार्मर्स वो एक तरीके से नॉन सेक्टर में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी तरह काम क्यों नहीं कर पाते जी? क्यों वो एग्रीकल्चर को एग्जिट करने से पहले 10 बार सोचते हैं? इस जिस तरीके से एक छोटी फर्म खोली किसी ने और वो फर्म अगर नहीं चली तो एग्जिट करके बाहर निकल जाए, एग्जैक्टली वही चीज़ तो यहाँ पर इन फार्म लॉज के अंदर डाली हुई है ना, कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाते हो किसी भी कॉरपोरेट हाउस के साथ में काम करने के लिए, तो वो कोई ऑब्लिगेटरी या बाउंडेशन थोड़े ना है, फार्मर्स वहाँ पे निकल सकते हैं इजीली। तो ऐसे में जो स्मॉल और लार्ज जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो अगर फार्म एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करना चाहती हैं तो इंडियन फार्मर्स को भी तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत है, साथ में जो पॉलिटिकल विल है उसको दिखाने की ज़रूरत है, जिससे क्या हो कि फार्मर्स भी एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक पैसे की तरह, मतलब खुद के एम्पावरमेंट की तरफ काम कर सके, ठीक है। लॉ रिस्क हो जाए, जब दो जने मिलकर के काम करेंगे तो रिस्क फैक्टर भी कम हो जाएगा। तो ऐसे में जो भी कैविएट्स हैं, देखो वार्निंग्स जो हैं उनको ध्यान में रखा जाए और इन तीनों फार्म लॉज को इंप्लीमेंट कराया जाए प्रॉपर्ली। साथ में फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ध्यान में रख करके इम्प्लीमेंटेशन हो तो देखो ये रिफॉर्म्स भी इंप्लीमेंट होंगे और आउटकम भी हमें मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो करंट एग्रीकल्चर सिनेरियो जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है वो रिस्क हम रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर देखो इंडिया यूएस रिलेशन से रिलेटेड है डेमोक्रेसी टॉक। अभी आपको पता ही है 20th सेंचुरी में इंडिया और यूएस दोनों आमने सामने थे। इंडिया थोड़ा सा किसकी तरफ टिल्टेड था? यूएसएसआर की तरफ, ठीक है। अब जैसे ही 20th सेंचुरी का सेकंड हाफ शुरू होता है तब इंडिया थोड़ा थोड़ा यूएसए के ट्रेंड्स को फॉलो करता है। इंडिया के और यूएसए के जो रिलेशंस हैं वो थोड़े इंक्रीज होते हैं और 1989 यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया और 1991 में यूएसए की हेजेमनी ऑलमोस्ट स्टैब्लिश हो चुकी थी। तो ऐसे में डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया है और स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो वो यूएसए मानी जाती है। तो ऐसे में दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में आज रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज में कन्वर्जेंस है, जैसे कि अफगानिस्तान का मुद्दा हो या इंडो पैसिफिक रीजन हो। तो इन सारी चीज़ों को तो हमने देखा, पर दो ऐसे मुद्दे हैं जिनमें एक तो है ह्यूमन राइट्स की बात और एक आ जाती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात। इन दोनों चीज़ों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में बने हुए हैं। सबसे अच्छी बात, जो एंटनी ब्लिंकन आए हुए हैं उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उस पर कोई डिसरिगार्ड नहीं किया गया। उन्होंने बोला कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इंडिया में होता है, उसको रुकना चाहिए। डेमोक्रेसी का जो एक कह सकते हैं ना ब्लैक बैक स्लाइड देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर, डेमोक्रेटिक बैक स्लाइड कि लगातार डेमोक्रेटिक वैल्यूज डाउन हो रही है, बोलिए कंसर्निंग है, इसको करेक्ट करना है। साथ में उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि यूएसए में भी कमी आ रही है, जैसे कि आप देखोगे क्या नाम था उनका, फ्लाई लॉयड, ठीक है, जिनको भी वो ब्लैक थे और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंटशिप के टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी, फिर प्रोटेस्ट भी हुए थे बहुत ज़्यादा। देखो हमारे जिस तरीके से यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जिसमें कम्युनलिज्म, रिलीजन को लेकर के, कास्ट को लेकर के लड़ाइयाँ होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे ही यूएसए में रेसिज्म को लेकर के, कलर्स को लेकर के कि हाँ स्किन का कलर कैसा है, उसको देख करके फिर बाद में वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। तो बोला दोनों कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक डेफिसिट्स हो रहे हैं, उनको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है और कन्वर्जेंस भी दोनों कंट्रीज़ दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बात तो देखो बराक ओबामा ने 2015 में भी बोली थी और जो बाइडन ने भी जब अभी जनवरी लास्ट में जब प्रेसिडेंटशिप के ओथ ले ली थी तब उन्होंने भी ये बात बोली थी। ब्लिंकन ने अपनी तरफ से ये बोल दिया कि हम कैसे भी करके इंडिया के साथ में अच्छी एंगेजमेंट रख रहे हैं। और देखो ये भी बहुत केयरफुली उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि कैसे इंडिया ऐसे बिल्कुल अटैक नहीं किया है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा अब यूएसए के लिए। एक तो क्वेड की आप बात जानते हो और दूसरा अब चाइना जो अपने आप में असर्शन दिखा रहा है, जिसमें चाइना अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में एंगेजमेंट दिखा रहा है और साथ में इंडिया चाइना के साथ में एंगेजमेंट बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखें आप। चाहे चाइना ने एग्रेशन दिखाया हो पर जो बातचीत है चाइना और इंडिया के बीच में वो बिल्कुल भी नहीं रुकी है, बातचीत होती रहती है, ठीक है, चाहे मिलिट्री लेवल पे हो चाहे पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं उनके लेवल पे हो। तो वर्क इन प्रोग्रेस बोला गया डेमोक्रेसी को,
ये हमेशा, और ये बोला जाता है देखो कभी भी स्टैग्नेंट नहीं हो सकती डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को बोलते हैं ना कि एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, कोई स्टैग्नेंट नहीं है कि हाँ जी केवल एक टारगेट ले लिया। इट्स नॉट अ टारगेट, ठीक है। ये एक तरीके से आप टाइम के साथ साथ में देखोगे तो ये इवॉल्विंग मेथड है, ठीक है। डेमोक्रेसी के बारे में ये कहा जाता है, ठीक है। तो वॉशिंगटन और दिल्ली दोनों मिलकर के जो डेमोक्रेटिक रिसेशन देख रहे हैं उसको करेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इंडिया ने भी अपनी तरफ से इस चीज़ को बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं किया है। देखो हमारे यहाँ पर एक जो मेथड चल रहा है वो है मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स का भी करंट, उसको लेकर के यूएसए में बड़ी चिंता है, क्योंकि मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के चलते जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको बड़ी परेशानी होती है, और उसको लेकर के ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे सवाल उठाए जाते हैं कि इंडिया क्या वाकई में डेमोक्रेसी को प्रॉपरली अपहेल्ड कर रहा है। पर इतने बुरे हाल भी नहीं है कि आप नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री बोलो, क्योंकि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो डाउट तो उस पर शुरू से ही करने लग गए थे लोग, ठीक है। एक्सपर्ट्स का ये कहना था उस टाइम पे, जो डेमोक्रेसी को लेकर के अपने आप को एक्सपर्ट बोलते थे, उनका ये कहना था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे। बट रियल में हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं। और इंडिया एक अच्छे से चलने वाले, मतलब एक डेमोक्रेसी के लिए एक कह सकते हो कि मिसाल बन गया है, ठीक है। कि कैसे एक देश जहाँ पर डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी है, चाहे जोग्राफिकली देखो, हिस्टोरिकली देखो, कल्चरली देखो, एथनिकली देखो, हर तरीके से, उसके बावजूद एक कॉमन थ्रेड में बंध करके कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी को लेकर के कुछ था मुद्दा। दूसरा, इधर जो इग्नू के अंदर अभी एस्ट्रोलॉजी का स्कोप शुरू हुआ है ना, एस्ट्रोलॉजी इन एमए इन एस्ट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया गया है। तो उसमें राइटर जो है ये बोलना चाह रहा, राइटर है राजेश कोछर, ये बोलना चाह रहे हैं कि टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा रहने वाला है इस एमए लेवल के इस कोर्स में कि हम बात करें, बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि अर्थ जो है वो सेंटर है और उसके चारों तरफ जिस तरीके से मून चक्कर काटता है, बोले उसी तरीके से सन भी चक्कर काटता है। बोले कि ये चीज़ जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगी। दूसरा, 1000 के लगभग हमारे यहाँ पर ऑड यूनिवर्सिटीज़ है, काउंटिंग अगर आप करो, और 20 डिफरेंट आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज हमारे यहाँ पर दिए जाते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये ऑलरेडी दे रही है, संस्कृत और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज अवेल कराए जा रहे हैं। अब इग्नू जो है वो पहली बार इस तरीके के कोर्सेज को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो 2 लेवल पे हम डिस्कशन करते हैं। एक तो होता है मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कि आप लेटेस्ट वे में क्या काम करना चाहते हो, और एक दूसरा होता है ऑन फ्रेमवर्क के अंदर कि हाँ एस्ट्रोनॉमी का खुद का क्या फ्रेमवर्क है। तो इसमें एक तो आ जाता है, देखो वैदिक एस्ट्रोनॉमी की कॉन्सेप्ट की बात आती है। वैदिक एस्ट्रोनॉमी की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो उस टाइम पर इतना ज़्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं था, और उस साइंटिफिक एडवांसमेंट की कमी की चलते बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो आते आते टाइम के साथ में चेंज हुई। फिर 6th सेंचुरी बीसी के लगभग आती है आपकी दूसरी जो एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, वो 6th सेंचुरी सीई, कॉमन एरा, ठीक है। इसमें आ जाती है हमारी सैद्धांतिक एस्ट्रोलॉजी। सैद्धांतिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप देखो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात तो की जाती है, और इसमें देखो 27 से 28 स्टार या फिर नक्षत्रों की बात की जाती है, ठीक है। और उन नक्षत्रों की पोजीशन के हिसाब से ही राशिफल बताया जाता है, जो वीक डेज हैं उसके टाइम पे क्या परिस्थितियां बनेगी वो बताया जाता है, और विक्रम संवत के हिसाब से जो पूरा चलता है ज्योतिष का काम वो बताया जाता है। तो बोले सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी और वैदांतिक जो या वैदिक एस्ट्रोनॉमी है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि ये थोड़ा सा अपडेटेड है। तो ज़्यादातर जो फोकस अभी इग्नू के कोर्स में किया जा रहा है वो वैदिक एस्ट्रोनॉमी पे। तो बोले इसके चलते आप थोड़ा सा सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हो। वजह कि जो ज्योतिष के अंदर जो अभी मॉडर्न साइंस का जो इंटीग्रेशन होकर के फिर उसके बाद में आप एक्यूरेसी जितना पा सकते हो, उतनी एक्यूरेसी वैदिक एस्ट्रोनॉमी पे प्योरली आप डिपेंड होकर के नहीं गेन कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा आज की परिस्थितियां देखिए, एजुकेशन सिस्टम की हमारी बात करें तो उसमें देखो हम एक तरफ तो आईआईटीज़ की बात करते हैं कि हम कैसे भी करके वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन दे जिससे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम वर्ल्ड क्लास में कंसिडर करा पाएँ। दूसरी तरफ हमारा दिमाग क्या चलता है कि हम एस्ट्रोनॉमी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टाइज गेन करें और हमारी जो हिस्ट्री है, ठीक है, हमारी जो हेरिटेज है उसको एक्सप्लोर करें और ज़्यादा मॉडर्न डेवलपमेंट्स की तरफ हम आगे बढ़ें। तो ये जो चीज़ें जब आ जाती है ना कि आप मॉडर्न एडवांसमेंट के साथ में बढ़ना चाहते हो, वहाँ पर आप अगर
पुराने कॉन्सेप्ट्स को अगर रिवाइव कर रहे हो और उसके अंदर भी कोई एडवांसमेंट नहीं, एज इट इज आप इंप्लीमेंट करो, तो देखो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। क्योंकि आज की जो टाइम है उस टाइम पर आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो कि आप चाह क्या रहे हो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कंपीट करना है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, तो इन लेटेस्ट वही चीज़ें देखो, आयुर्वेदा की बात आती है, एलोपैथ की बात आती है, तो ये कहा जाता है कि आयुर्वेदा प्रिवेंशन पे ध्यान देता है और जबकि एलोपैथ जो है वो क्योर पे ध्यान देता है। तो बोलो दोनों को एक बार आप कंबाइन करके फिर एक अच्छा सा बैलेंस सिस्टम के अंदर काम किया जा सकता है। आप कहो कि आयुर्वेदा परफेक्ट है या फिर एलोपैथ 100% गलत है, ये भी गलत है। एलोपैथी बहुत शानदार है, आयुर्वेदा में कुछ है ही नहीं, तो ये भी गलत है। दोनों के अपने अपने प्रोज है, दोनों के अपने अपने कॉन्स है। तो इन चीज़ों को आप समझो और साथ में कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ना चाहिए। तो सेम चीज़ क्या है कि मॉडर्न जो स्पेस साइंस डिसिप्लिन है, ठीक है, नई जो स्ट्रीम चल रही है, उनको आप 1500 साल पुराने वाले कॉन्सेप्ट के साथ में इंटीग्रेट करके अगर आप पढ़ाओ तो अच्छा आउटकम मिल जाएगा। अगर प्योरली आप 1500 साल वाले पुराने कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो देखो फिर वो गड़बड़ होना शुरू हो सकती है, क्योंकि सिचुएशन बदल गई है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। और वहाँ से फिर बच्चे जो एजुकेशन लेकर के बाहर निकलेंगे तो उनको जॉब तो मिल जाएगी कि हाँ जी आप ज्योतिष का काम कर रहे हो, पैसा कमा लोगे, पर वो जॉब कमाने का क्या तरीका सही रहेगा? कमाने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, कम से कम प्रोग्रेसिव तो होने चाहिए। ये चीज़ बोली जा रही है यहाँ पर राइटर के द्वारा। ठीक है, तो एक आर्टिकल है वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो इस डिस्कशन में तो इतना ही है। थैंक यू।